एक आदमी जिसके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी, एक गुरु जिसके लाखों फॉलोवर्स थे, एक स्पिरिचुअल लीडर जिसके नाम पर अमेरिका में पूरा का पूरा शहर बसाया गया। 90 Rolls Royces, millions of followers, an entire city built in America. Was he a spiritual genius or something far more controversial? फिर वही आदमी आगे चलकर FBI इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक का हिस्सा बन गया। आखिर कौन था ओशो? एक अनलाइटेंड मास्टर या एक ग्रेट थिंकर या फिर एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाई? ये कहानी है चंद्र मोहन जैन से ओशो बनने तक के सफर की। 19 जनवरी 1990 पुणे के एक कमरे में 58 साल का एक आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बाहर हजारों फॉलोअर्स मौजूद थे, लेकिन उसके मौत के साथ सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि शायद वहीं से शुरू हुए, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दुनिया की सोच को चैलेंज किया, उसकी कहानी साधारण नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव कुछवाड़ा। 11 दिसंबर 1931 को चंद्र मोहन जैन का जन्म हुआ। आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया में ओशो के नाम से जाना गया। ओशो का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआती सालों में नाना नानी के साथ बिताए। उनके नाना नानी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे और लगभग पूरी फ्रीडम देते थे। यह फ्रीडम आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बचपन से ही उन्हें हर बात पर सवाल पूछने की आदत थी। अगर कोई कहता भगवान है तो वो पूछते क्यों? अगर कोई कहता ये बात सही है तो वो पूछते कैसे? अगर कोई कहता कि ये मत करो तो उनका सवाल होता क्यों नहीं? शायद यही वजह थी कि बहुत छोटी उम्र से ही वे दूसरों से अलग दिखाई देने लगे थे। यंग एज तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कबीर, नानक, मीरा, महात्मा गांधी और कई बड़े थिंकर्स को पढ़ लिया था। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही उनकी आदत नहीं थी। वे हर आइडिया को परखते थे, उसे चैलेंज करते थे और फिर अपना निष्कर्ष निकालते थे। समय के साथ उनकी रुचि फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स में बढ़ने लगी। एक ऐसा दौर भी आया जब वे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बनाई जिसमें अधिकतर कम्युनिस्ट साहित्य रखा गया था। लेकिन ओशो कभी किसी आइडियोलॉजी से लंबे समय तक नहीं जुड़ सके। उनका मानना था कि सच किसी किताब, किसी धर्म या राजनीतिक विचारधारा की निजी संपत्ति नहीं हो सकता। 1951 में उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में भी उनका अंदाज अलग था। वो टीचर से लगातार सवाल पूछते। कई बार उनके सवाल इतने कठिन होते कि टीचर्स भी असहज हो जाते। कुछ लोग उन्हें जिद्दी समझते तो कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते थे। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते थे कि ये युवक साधारण नहीं था। बाद में उन्होंने डीएन जैन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने टीचिंग शुरू की। पहले रायपुर संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने लगे और बाद में जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाने लगे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। 21 मार्च 1953 ओशो के अनुसार ये वे दिन था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि जबलपुर के भनवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्होंने एक गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। उनका कहना था कि उस क्षण उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। उन्होंने महसूस किया शरीर और चेतना अलग अलग है। बाद में उन्होंने इसी अनुभव को अपना ज्ञानोदय बताया। इस घटना की सच्चाई को लेकर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। वे सिर्फ एक टीचर नहीं रहे थे, धीरे धीरे एक पब्लिक स्पीकर और थिंकर के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। 1960 का दशक भारत में बड़े बदलावों का दौर था। देश नई दिशा खोज रहा था और इसी समय ओशो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो धर्म, पॉलिटिक्स, सोशलिज्म और सामाजिक परंपराओं पर खुलकर बोलते। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते थे। जो सोचते थे वही कहते थे। यही कारण था कि युवा वर्ग तेजी से उनकी तरफ आकर्षित होने लगा था। लेकिन 1968 में सब कुछ बदल गया। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उनसे प्रेम पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने प्रेम की जगह सेक्स और कॉन्शसनेस, जिसको हम चेतना कहते हैं, इसके रिश्ते पर चर्चा शुरू कर दी। मेरे प्रिय आत्मा, सेक्स को समझो, सेक्स को दबाओ मत, निंदा करो मत।
क्योंकि जितना तुम दबाओगे उतना ही वो और मजबूत हो जाएगा। आज ये बात आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस समय भारत में ऐसे विषयों पर सामाजिक रूप से चर्चा करना लगभग असंभव माना जाता था। ओशो का कहना था कि सेक्स कोई पाप नहीं है, ये इंसान की नेचुरल एनर्जी है। अगर इसे सही तरीके से समझा गया तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का माध्यम भी बन सकती है। और उनकी ये बात लाखों लोगों को नहीं लगी, लेकिन उतने ही उनके खिलाफ और उनके विरोध में खड़े हो गए। बाद में उनके इन्हीं विचारों को संभोग से समाधि तक नाम की पुस्तक में प्रकाशित किया गया। ये किताब जितनी लोकप्रिय हुई उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी रही, लेकिन एक बात साफ थी, ओशो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके थे। 1970 में उन्होंने नियो संन्यास मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट का उद्देश्य था कि व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान से मुक्त होकर नई शुरुआत करे। जो लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए उन्हें नया नाम दिया जाता था। पुरुषों के नाम के आगे स्वामी और महिलाओं के नाम के आगे माँ लगाया जाता था। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। भारत ही नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी कुछ लोग उनसे मिलने आने लगे। 1974 में उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना प्रसिद्ध आश्रम स्थापित किया। यहीं से उनकी कहानी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई। पुणे आश्रम सामान्य आश्रमों जैसा नहीं था। यहाँ मेडिटेशन के साथ साथ कई एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम भी चलाए जाते थे। सुबह की शुरुआत डायनेमिक मेडिटेशन से होती थी। इस मेडिटेशन में लोग तेज सांस लेते, चिल्लाते, हंसते, रोते, कूदते और फिर पूरी तरह शांत खड़े हो जाते थे। ओशो का मानना था कि इंसान के भीतर वर्षों से दबे इमोशन इसी प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। हजारों लोगों ने दावा किया कि इस मेडिटेशन ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन क्रिटिक्स की राय अलग थी। उनका कहना था कि आश्रम में जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है। समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस लगातार बढ़ती गई, लेकिन इन सब के बावजूद ओशो की लोकप्रियता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण है। पहला कारण तो भारत के पंडित पुरोहित, उनका जाल पुराना, कोई 10,000 साल। इसी दौरान सरकार के साथ उनके संबंध भी तनावपूर्ण होने लगे। कंट्रोवर्सीज बढ़ रही थी, आलोचनाएं बढ़ रही थी और फिर 1981 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। ओशो अमेरिका चले गए। उनके साथ हजारों फॉलोअर्स भी वहां पहुंचे। अमेरिका के ओरेगन राज्य में लगभग 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। योजना सिर्फ एक आश्रम बनाने की नहीं थी, योजना थी पूरा का पूरा शहर बसाने की। इस शहर का नाम रखा गया था रजनीशपुरम। कुछ ही वर्षों में वीरान जमीन पर सड़कें बन गई, घर बन गए, खेती हो गई, एयर स्ट्रिप तैयार हो गए, रेस्टोरेंट खुल गए और देखते ही देखते वहां हजारों लोग रहने लगे। दुनिया हैरान थी कि इतनी तेजी से शायद ही किसी स्पिरिचुअल मूवमेंट ने अपना शहर बसाया हो। लेकिन जितनी तेजी से रजनीशपुरम बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी बढ़ रहे थे। स्थानीय लोगों को डर था कि कहीं उनकी पॉलिटिक्स और सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी। तनाव बढ़ने लगा। इसी दौरान ओशो ने सार्वजनिक रूप से बोलना लगभग बंद कर दिया। संगठन का अधिकांश नियंत्रण आनंद शीला के हाथों में आ गया। शीला बेहद प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी मानी जाती थी, लेकिन आने वाले समय में यही नाम सबसे बड़े विवादों का केंद्र बनने वाला था। 1984 में हालात गंभीर हो गए। अमेरिकी एजेंसियों ने आरोप लगाया कि संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे अमेरिका के इतिहास में सबसे चर्चित बायो टेरर अटैक घटनाओं में गिना जाता है। जांच का ध्यान धीरे धीरे शीला और उनके ग्रुप की ओर गया। सितंबर 1985 में अचानक शीला अमेरिका छोड़कर चली गई। इसके बाद ओशो ने वर्षों का मौन तोड़ा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शीला पर गंभीर आरोप लगाए। अब मामला पूरी तरह लीगल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुका था। अक्टूबर 1985 में ओशो को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर मुख्य रूप से इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन से जुड़े आरोप लगाए गए। कई दिनों तक लीगल प्रोसेस चलती रही। आखिरकार उन्होंने समझौता किया, जुर्माना भरा और अमेरिका छोड़ने पर सहमति दे दी गई। इसके बाद उन्होंने कई देशों में रहने की कोशिश की, लेकिन कई देशों ने उन्हें प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार वो भारत लौट आए। 1987 में वे फिर पुणे पहुंचे। वहां दोबारा प्रवचन देना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने अपना एक नया नाम चुना, ओशो, और यही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन लगातार कंट्रोवर्सीज और
हेल्थ समस्याओं का असर उनके शरीर पर भी पड़ रहा था। 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका निधन हो गया। उनकी एज सिर्फ 58 ईयर्स की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बहस खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग उन्हें महान स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, कुछ लोग उन्हें एक कंट्रोवर्शियल फिगर कहते हैं और कुछ लोग उन्हें 20वीं सदी का सबसे साहसी थिंकर मानते हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी लेगेसी यही है कि उन्होंने लोगों को सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने कहा था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि उसे सदियों से माना जा रहा है, उसे खुद परखो, खुद समझो और फिर अपना फैसला करो। शायद यही वजह है कि ओशो आज भी सिर्फ एक नाम नहीं, वे एक आइडिया है, एक बहस है और एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया आज भी समझने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।